नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, पीईटी 2022 के लिए भारत के संविधान की क्लास जो हम चला रहे हैं उसका यह चौथा वीडियो है। और आज हम एक नया टॉपिक यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। इस टॉपिक का नाम है सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय। यह टॉपिक आपके पीईटी 2022 के सिलेबस में दिया गया है। तो इस टॉपिक से जुड़े जो भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स और पॉइंट बन सकते हैं उनको यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं। MCQs के फॉर्म में जो भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट होंगे, उनको यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं। साथ में हम एडिशनल फैक्ट्स को भी कवर करते हुए चलेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे करंट के क्वेश्चन से। तो हाल ही में आपको पता होगा हमारे नए मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं। तो इनका नाम यहाँ पे पूछा गया कि हमारे नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। तो हमारे नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं और जस्टिस यूयू ललित साहब, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी वाला यहाँ पे दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आपको याद रखना है। और भारत के वर्तमान में CJI किस क्रम के, यानी कि जो ललित साहब हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं, ये किस क्रम के हमारे CJI हैं आपको बताना है। तो ये किस क्रम के हैं, तो ये 49वें नंबर के, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। जो है 49वें नंबर के हमारे CJI हैं ललित साहब। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न, ऑप्शन आपका जो बी वाला है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये 49वें नंबर के 49वें क्रम के हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है यहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति से जुड़ी अहर्ताएँ निम्न में से कौन सी है, यानी कि क्या क्या शर्तें रखी गई हैं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति से रिलेटेड, यहाँ पे पूछा गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए ऑप्शंस को सबसे पहले पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन क्या दिया गया है, वह भारत का नागरिक हो। तो पहला ही कथन आपका बिल्कुल सही दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की नियुक्ति से जुड़ी जो अहर्ताएँ हैं, न्यायाधीशों से जुड़ी जो अहर्ताएँ हैं, इनके पहली अहर्ता यह है कि सबसे पहले उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी इसमें चीज़ क्या लिखी गई है, उच्च न्यायालयों यानी कि हाई कोर्ट की यहाँ पे बात हो रही है, या देश के किसी अन्य न्यायालय में न्यूनतम 5 वर्षों तक न्यायाधीश रहा हो। तो दूसरा वाला कथन भी आपका बिल्कुल सही दिया गया है। अगर आपको सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनना है तो आपको या तो हाई कोर्ट या हमारे देश के अन्य जो न्यायालय हैं उनमें 5 वर्षों तक आपको जज के पद पर रहना चाहिए। तो यहाँ पे ये चीज़ लिखी गई है। ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति से जुड़ी अहर्ताएँ हैं। इसके बाद तीसरा कथन क्या दिया गया है, उच्च न्यायालय या विभिन्न न्यायालयों में मिलाकर न्यूनतम 10 वर्षों तक वकील रहा हो, यानी कि अधिवक्ता रहा हो। तो ये कंडीशंस, तीनों ही कंडीशंस आपकी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति से जुड़ी हुई हैं। तो उपर्युक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि या तो हाई कोर्ट या तो किसी अन्य न्यायालय में कुल मिलाकर 10 वर्षों तक वकील रहना चाहिए। इसके बाद उच्च न्यायालय या न्यायालयों में न्यूनतम 5 वर्षों तक न्यायाधीश रहा हो। तो ये जो कंडीशन है आपके सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति से जुड़ी हुई, ये सभी कंडीशंस हैं। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है, यहाँ पे पूछा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। हमारे जो राष्ट्रपति होते हैं इन्हीं के द्वारा शपथ दिलाई जाती है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। और इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, और भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि में हुआ था। भारत में उच्चतम न्यायालय का जो उद्घाटन है किस तिथि में हुआ था, आपसे पूछा जा रहा है। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम के लिए है। तो 28 जनवरी 1950 आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में उच्चतम न्यायालय का जो उद्घाटन था 28 जनवरी 1950 को किया गया था। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की वर्तमान स्वीकृत संख्या कितनी है, वर्तमान कंडीशन की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। वर्तमान में स्वीकृत संख्या कितनी है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की, तो 34 वर्तमान में है। 33 + 1, 33 आपके न्यायाधीश हो जाएंगे, प्लस 1 आपका CJI हो जाएगा, यानी कि 34 टोटल आपकी स्वीकृत संख्या, जिनमें से 1 हमारे मुख्य न्यायाधीश होते हैं, बाकी 33 न्यायाधीश होते हैं। तो 34 यानी कि ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है।
न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की जो शक्ति है किसमें निहित है? तो यह पावर किसके पास है? तो आप याद रखिएगा, यह जो पावर है आपको मिलेगी संसद के पास। संसद जो है न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकता है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है संसद। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो आपका दिया गया है बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है, किसको? पत्र लिखकर। सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है अपना पद त्याग सकता है पत्र लिखकर, किसको? तो राष्ट्रपति को। इसके बारे में आपको याद रखना है, सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है वह पत्र लिखकर अपना पद को त्याग सकता है, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। पत्र किसको लिखेगा? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लिखेगा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपसे डायरेक्टली यह पूछा जा सकता है। तो इसके बारे में आप याद रखिए कि राष्ट्रपति को पत्र लिखकर वह अपना पद त्याग सकता है। तथा जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं इनके जो पद की रिक्ति होती है कई प्रकार से हो सकती है, जैसे त्याग पत्र देकर ये अपने पद को खाली कर सकते हैं, या कार्यकाल की समाप्ति पर यह इनका पद अपने आप खाली हो जाता है, या फिर इन पर इम्पीचमेंट चलाकर, इन पर जो है महाभियोग चलाकर इनका पद खाली करवाया जा सकता है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट कंडीशन है जिस आधार पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का पद खाली किया जा सकता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए हो सकता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश खाली स्थान के बाद भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं। यहाँ पे 4 कंडीशन आपको दी गई है। किस कंडीशन के आधार पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति के द्वारा हटाए जा सकते हैं? तो संसद में महाभियोग पारित होने पर। आप देखिएगा, संसद में महाभियोग पारित होने पर जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होंगे वे राष्ट्रपति के द्वारा हटाए जा सकते हैं। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? संसद में महाभियोग पारित होने पर। ऑप्शन आपका जो डी वाला यहाँ पे दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन डी आप याद रखिएगा। तथा यह जो महाभियोग है इसका जो प्रोसेस है थोड़ा सा लेंदी है, यहाँ पे उस प्रोसेस की हम बात नहीं करेंगे। बस इतना आप जान लीजिए कि आर्टिकल 124(4) के अंतर्गत जो है यह महाभियोग चलाया जाता है। तो इसके बारे में यानी कि जो प्रक्रिया है महाभियोग वाली यह 124(4) के अंतर्गत है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु यहाँ पे पूछी गई है, क्या होती है? तो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं इनके सेवानिवृत्ति की यानी कि रिटायरमेंट की जो एज है वो 65 ईयर्स है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, 65 ईयर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की रिटायरमेंट की एज है। वहीं हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की रिटायरमेंट की जो एज होती है वह होती है कितनी? तो उनकी होती है आपकी 62 वर्ष, 62 साल। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारण किया जाता है किसके द्वारा? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का जो वेतन का निर्धारण है कौन करता है? तो इनके वेतन का निर्धारण कौन करता है? तो संसद के द्वारा जो है इनके वेतन का निर्धारण किया जाता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, हमारी जो संसद है, हमारी जो पार्लियामेंट है, इनके वेतन का निर्धारण करती है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। ऑप्शन जो आपका यहाँ पे दिया गया है संसद द्वारा, सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आर्टिकल जो है 125(1) में कहा गया है के तहत यह प्रावधान है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का जो निर्धारण है वह संसद द्वारा बनाई गई विधि के तहत किया जाएगा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, आर्टिकल 125(a) इससे रिलेटेड है। सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है वकालत कर सकते हैं। केवल सर्वोच्च न्यायालय में, केवल उच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों में, या इनमें से किसी में भी नहीं। तो इसमें से किस में वकालत कर सकते हैं रिटायरमेंट के बाद जो जज होते हैं? तो किसी भी न्यायालय में नहीं। तो आप याद रखिएगा, सेवानिवृत्त होने के बाद जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होंगे वे किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, ये कंडीशन सिर्फ आपकी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के ऊपर लागू होती है। हाई कोर्ट के न्यायाधीश के ऊपर यह कंडीशन लागू नहीं होती है। हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, रिटायरमेंट होने के बाद उच्चतम न्यायालय में एवं अन्य उच्च न्यायालयों में जो है वकालत कर सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो किसी भी न्यायालय में नहीं आपका राइट आंसर हो जाएगा।
इसके बारे में आपको याद रखना है। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम के लिए है। दोस्तों हम एक एक प्रश्न को कवर करते हुए चलते हैं। जो टॉपिक हम उठाते हैं उस टॉपिक से जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं उनको हम कवर करवाते हुए चलते हैं। तो आप निश्चिंत होकर इस MCQs को सीरीज़ को फॉलो किया करिए। जो जो प्रश्न टॉपिक से बन सकते हैं उनको हम कवर करवाते हुए चलेंगे। कंप्लीट PET की तैयारी हम यहाँ पे करवा रहे हैं। तो इसी क्रम में अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है। ये तो प्रश्न हो गया आपका। अगला प्रश्न यहाँ पे है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? कार्यवाहक जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? और राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी जो नियुक्ति है कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अनुच्छेद 126 आप याद रखिएगा। आर्टिकल जो 126 वाला है, अनुच्छेद जो 126 है, इसमें क्या बात कही गई है? तो अनुच्छेद 126 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। ऐसा तब किया जाता है जब मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो अथवा उससे वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो, तो उस कंडीशन में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति कर सकता है अनुच्छेद 126 के तहत। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। दिए गए 4 ऑप्शंस में से राज्यसभा द्वारा अनुमोदित किए जाने पर, लोकसभा की सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर, या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों के परामर्श के साथ। तो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति किस आधार पर करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के साथ। इसके बारे में आपको याद रखना है। ऑप्शन जो आपका डी वाला यहाँ पे दिया गया है ना, बिल्कुल सही हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के साथ जो है यह नियुक्ति की जाती है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। ऑप्शन जो आपका डी वाला यहाँ पे दिया गया है ना, बिल्कुल सही हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के साथ जो है अन्य न्यायाधीश होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, निम्नलिखित में से किस वाद में, किस मुकदमे में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? मूल ढांचे का सिद्धांत किस वाद में प्रतिपादित किया गया था, आपसे पूछा गया है। तो मूल ढांचे का जो सिद्धांत है किस वाद में प्रतिपादित किया गया था? काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती बनाम जो केरल राज्य मामला था 1973 वाला, इसी में जो है संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। जो केस था कब आया था? 1973 का यह केस था। पूरा इस केस का नाम है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला। 1973 में यह आया था तथा अब तक की जो सबसे बड़ी बेंच है इसी केस में बनी थी। 13 सदस्यों की बेंच जो है इस केस में बनी थी। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। 13 सदस्यों की जो बेंच है इस केस में बनी थी। तो इसके बारे में आप याद रखना, यह सबसे बड़ी खंडपीठ थी 13 सदस्यों की जो इस केस में बनाई गई थी। तो इसके बारे में आपको याद रखना। 1973 का यह केस था केशवानंद भारती केस, जिसने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था इस केस में। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। उच्चतम न्यायालय द्वारा आज तक की दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ किस केस में बनाई गई है? तो पहली सबसे बड़ी देश की जो खंडपीठ थी 13 न्यायाधीशों को मिलाकर बनाई गई थी केशवानंद भारती केस में। वहीं दूसरी देश की जो सबसे बड़ी खंडपीठ है यह बनाई गई आपकी किस केस में? तो दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ थी आपकी गोलकनाथ केस में बनाई गई थी। 11 न्यायाधीशों की खंडपीठ बनाई गई थी गोलकनाथ केस में। जो है 11 न्यायाधीशों की जो है खंडपीठ बनाई गई थी तथा यह जो गोलकनाथ केस मामला था यह 1967 का मामला, यानी कि केशवानंद भारती से पहले का यह केस है। इसमें 11 न्यायाधीश बनाए गए थे। 1967 का यह मामला है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामला यह है 1967 का, जिसमें 11 न्यायाधीशों की खंडपीठ बनाई गई जो कि अब तक के देश की दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ है। फिर इसके बाद 1973 में मामला आता है, केशवानंद भारती केस आता है 1973 में। इसमें देश की सबसे बड़ी खंडपीठ बनाई जाती है 13 न्यायाधीशों की। तो दोनों प्रश्न आपके एग्जाम के लिए
काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, दोनों ही सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड हैं। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, न्यायिक पुनरावलोकन प्रचलित है किस देश में? न्यायिक जुडिशियल रिव्यू का जो कॉन्सेप्ट है कहाँ पर फेमस है, आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो भारत और यूएसए दोनों में, भारत और अमेरिका दोनों में जो है जुडिशियल रिव्यू का जो कॉन्सेप्ट है आपको देखने को मिलेगा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, जुडिशियल रिव्यू का जो कॉन्सेप्ट है आपको भारत और अमेरिका दोनों में देखने को मिलेगा। तो ये राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? भारत और यूएसए दोनों में। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। जुडिशियल रिव्यू की यहाँ पे बात हो रही है, न्यायिक पुनर्विलोकन की बात हो रही है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, भारत और यूएसए दोनों में यह फेमस है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों के द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है? संसद की कार्यवाहियों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है किस अनुच्छेद के तहत? तो यह जो अनुच्छेद आपका है 122 का अनुच्छेद है। 122 अनुच्छेद में क्या कहा गया है? न्यायालयों के द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना, यह जो प्रावधान है अनुच्छेद 122 में सम्मिलित किया गया है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, आर्टिकल 122 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय या आदेश के पुनर्विलोकन हेतु अधिकृत करता है? जो जुडिशियल रिव्यू से जुड़ा हुआ आर्टिकल वो कौन सा है, आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो इससे जुड़ा हुआ आर्टिकल आपका कौन सा हो जाएगा? तो आर्टिकल आपका जो हो जाएगा यहाँ पे 137 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका जो ए वाला दिया गया है ना, बिल्कुल सही हो जाएगा। संविधान का जो अनुच्छेद 137 है, इसमें क्या प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 137 के अंतर्गत पुनर्विचार याचिका दायर की जा सकती है। तो जिन याचिकाओं के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णयों का पुनर्विलोकन करता है, आप एक से एक बात ध्यान से सुन लीजिएगा, जिन याचिकाओं के तहत सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट अपने डिसीजंस का, अपने निर्णयों का पुनर्विलोकन करता है, उन्हीं से जुड़ा हुआ ये आर्टिकल है, आर्टिकल 137। इसी को हम पुनर्विचार याचिका के नाम से भी जानते हैं। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण, यानी कि जो भूतपूर्व में जो निर्णय दिए जा चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उन निर्णयों पर जो है पुनर्विचार करने के लिए ही यह आर्टिकल बनाया गया है, आर्टिकल 137। तो इसको हम पुनर्विचार याचिका यानी कि रिव्यू पिटीशन के नाम से भी जानते हैं। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तो आप समझ गए आप कि आर्टिकल 137 क्या करता है, यानी कि पूर्व में, मान लीजिए पूर्व में कोई मामला है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई कर दी है, केस का फैसला दे दिया है, लेकिन जो पीड़ित व्यक्ति है उसको लगता है कि उसके साथ अन्याय हुआ है, उसके साथ गलत फैसला हुआ है। तो जो आर्टिकल 137 है उस पीड़ित व्यक्ति को यह अधिकार देता है कि वह पुनर्विचार याचिका दायर करे, रिव्यू पिटीशन दायर करे आर्टिकल 137 के तहत, जिसके अंतर्गत यह कहा गया है कि आर्टिकल 137 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट है अपने निर्णय पर पुनः विचार कर सकता है। जो भूतपूर्व में निर्णय दिए गए हैं उन निर्णय पर सुप्रीम कोर्ट अपना पुनर्विचार कर सकता है। तो इसी को हम कहते हैं पुनर्विचार याचिका। यह आर्टिकल 137 से जुड़ा हुआ है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा ये जो रिव्यू पिटीशंस होते हैं, जो आपके पुनर्विचार याचिका होती हैं, ऐसी याचिका पर निर्णय जो है 30 दिनों के भीतर जो है दायर किया जा सकता है। यानी कि मान लीजिए आपका कोई केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट के केस में फैसला दे दिया गया है, तो आप उस फैसले से खुश नहीं हैं, आपको लग रहा है कि आपके साथ अन्याय हुआ है, आपके पक्ष में फैसला गलत दिया गया है, तो आप 30 दिनों के भीतर जो है उस निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, 30 दिनों के भीतर जो है केस का मामला आने के बाद 30 दिनों के भीतर जो है उस पर पुनर्विचार करने के लिए आप रिव्यू पिटीशन पुनर्विचार याचिका दायर कर सकते हैं। तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है, 30 दिनों के भीतर आर्टिकल 137 के तहत आप रिव्यू पिटीशन दायर कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, भारत में सुधारात्मक याचिका
उच्चतम न्यायालय में निम्न अनुच्छेदों के अंतर्गत दाखिल की जा सकती है। सुधारात्मक याचिका की यहाँ पे बात हो रही है, किस आर्टिकल के तहत दायर की जा सकती है। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम के लिए है, फटाक से इसका जवाब देने की आप कोशिश कीजिए। तो सुधारात्मक जो याचिका है यह आर्टिकल 142 के तहत दायर की जा सकती है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, आर्टिकल 142 के तहत जो है सुधारात्मक याचिका दायर की जा सकती है। तो आर्टिकल 142 यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, और भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है। भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है। तो भारतीय संविधान का संरक्षक हम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट को, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय को। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे दिया गया, बिल्कुल सही हो जाएगा। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है। तो ये दोनों प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है, तो सर्वोच्च न्यायालय को। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, सर्वोच्च न्यायालय को जो है अंतिम अधिकार प्राप्त है संविधान की व्याख्या करने का। किसे जो है भारत के संविधान का अभिरक्षक या कस्टोडियन कहा जाता है। तो भारत के संविधान का अभिरक्षक या कस्टोडियन हम किसे कहते हैं, तो उच्चतम न्यायालय को, हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है इसको हम हमारे संविधान का कस्टोडियन या अभिरक्षक कहते हैं। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। तीनों प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इनके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, उच्चतम न्यायालय से कानूनी मामलों पर किसको परामर्श लेने का अधिकार है। कौन जो है उच्चतम न्यायालय से कानूनी मामलों पर परामर्श ले सकता है। तो हमारा जो आर्टिकल 143 है, आर्टिकल 143, इसको आप याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण ये आर्टिकल है। तो आर्टिकल 143 के अंतर्गत हमारे जो राष्ट्रपति हैं, ये हमारे राष्ट्रपति यानी कि भारत के राष्ट्रपति जो है, ये किसी भी मामले पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं, ऐसी शक्ति प्रदान करता है आर्टिकल 143। ऐसा कोई भी मामला हो जिस पर किसी भी प्रकार की सहायता राष्ट्रपति जी को सर्वोच्च न्यायालय से लेनी हो, तो वो आर्टिकल 143 के तहत ले सकते हैं। तो ऑप्शन आपका जो यहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। उच्चतम न्यायालय से कानूनी मामले पर किसको परामर्श लेने का अधिकार है, तो राष्ट्रपति जी को यह अधिकार है, आर्टिकल 143 के तहत दिया गया है, आर्टिकल 143 के तहत दिया गया है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, डायरेक्टली ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आपका जो आर्टिकल 143 है, इसके अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि हमारे जो राष्ट्रपति हैं, ये सार्वजनिक महत्व के विवादों या विषयों पर इस आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट से राय मांग सकते हैं। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, और बस इतना ही आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का जो क्षेत्राधिकार है, वह किसके द्वारा बढ़ाया या बढ़ाया जा सकता है। तो कौन बढ़ा सकता है सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, संसद द्वारा विधि बनाकर, संसद द्वारा कानून बनाकर या संसद द्वारा विधि बनाकर सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार बढ़ाया जा सकता है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आपको याद रखना है, आर्टिकल जो 138 है, आप याद रखिएगा, अनुच्छेद जो 138 है, इसमें क्या प्रावधान किया गया है। तो आर्टिकल 138 के अनुसार संसद विधि द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को अतिरिक्त अधिकारिता और शक्तियां प्रदान कर सकती है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। एक चीज़ मैंने आपको नहीं बताई अभी तक, एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, कौन से आर्टिकल से लेकर कौन से आर्टिकल तक आपकी न्यायपालिका है। तो सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट से जुड़े जो प्रावधान है आपको मिलेंगे आर्टिकल 124 से लेकर आर्टिकल 147 तक। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, आर्टिकल 124 से लेकर आर्टिकल 147 के मध्य आपको सुप्रीम कोर्ट से जुड़े प्रावधान मिलेंगे। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, मैंने नहीं बताया था, अभी मैंने आपको बता दिया। तो ये आर्टिकल आप याद देखिएगा, 124 से लेकर 147 तक सुप्रीम कोर्ट से जुड़े इंपॉर्टेंट प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय जो है भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है। तो किस आर्टिकल के तहत, किस अनुच्छेद के तहत जो सुप्रीम कोर्ट है भारतीय नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है।
तो यह आर्टिकल आपका है 32। आर्टिकल 32 के तहत जो है कोई भी व्यक्ति अगर उसके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वह डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है, उच्चतम न्यायालय के पास जा सकता है अपने मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए। तो ऑप्शन जो आपका यहाँ पे डी वाला दिया गया है ना, बिल्कुल सही हो जाएगा, अनुच्छेद जो है 32 के तहत। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। चलिए कमेंट बॉक्स में आप हमें बताइए कि आर्टिकल 32 के तहत जो है कितने प्रकार की जो रिट हैं वो सुप्रीम कोर्ट जारी करता है, और इनको आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला यह प्रश्न है। तो और ये मैंने तो यहाँ पे तो आप बताइएगा कितने प्रकार की रिट है जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी की जाती है। आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे। सर्वोच्च न्यायालय में जो है न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए एक व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? मैंने स्टार्टिंग में इसके बारे में आपको बताया था। तो कितने वर्षों तक उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट का एडवोकेट होना चाहिए, अधिवक्ता होना चाहिए? तो 10 वर्षों तक जो है एडवोकेट होना चाहिए किसी भी उच्च न्यायालय का। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। वहीं कितने वर्षों तक न्यायाधीश रहना चाहिए? तो 5 वर्षों तक न्यायाधीश और 10 वर्षों तक एडवोकेट। तो ये दोनों कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए, आपसे पूछी जा सकती है। अगर आपको सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनना है तो ये दोनों कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का टॉपिक जो आपके एग्जाम में दिया गया है उसमें भी यह प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। स्टार्टिंग में मैंने इसके बारे में पूरे डिटेल में बताया था कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की अर्हताएं क्या क्या हैं, उसको मैंने डिटेल में बताया हुआ था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? उच्च न्यायालय का एडवोकेट कितने वर्ष से कम से कम कितने वर्ष तक होना चाहिए? 10 वर्ष तक एडवोकेट होना चाहिए, और न्यायाधीश जो है 5 वर्षों तक कम से कम होना चाहिए। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? तो मौलिक अधिकार के प्रवर्तन से जुड़े जो मामले हैं ये सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत भी आते हैं और आपके हाई कोर्ट के अंतर्गत भी आते हैं। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तो आर्टिकल 32 के तहत आपका आ जाएगा, आर्टिकल 32 के तहत आता है इसमें, और आर्टिकल 226 के तहत जो है मूल अधिकार का मामला आता है हाई कोर्ट के तहत, और आर्टिकल 32 के तहत जो मूल अधिकार के मामले हैं ये आते हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो इनके बारे में आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में, और आर्टिकल 226 के तहत मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स के जो मामले हैं वो हाई कोर्ट के पास जाते हैं। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत के नीचे दिए गए न्यायालयों में से किसे अभिलेख न्यायालय कहा जाता है? अभिलेख न्यायालय किसे कहा जाता है? अभिलेख न्यायालय किसे कहा जाता है, यहाँ पे आपसे पूछा गया है। फटाक से इसका जवाब देने की आप कोशिश कीजिए। तो इसमें से अभिलेख न्यायालय हम किसे कहते हैं? उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय दोनों का। क्या देखिएगा, उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय दोनों को हम अभिलेख न्यायालय के नाम से जानते हैं। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आर्टिकल 129 उच्चतम न्यायालय से रिलेटेड है, यानी कि अभिलेख न्यायालय जो है हम किस आर्टिकल के तहत कहते हैं सुप्रीम कोर्ट को? तो जो हमारा उच्चतम न्यायालय है इसको हम आर्टिकल 129 के तहत अभिलेख न्यायालय कहते हैं। और आर्टिकल जो आपका 215 है, आर्टिकल 215 के तहत हाई कोर्ट को जो है हम अभिलेख न्यायालय कहते हैं। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स, इसका मतलब क्या होता है अभिलेख न्यायालय का? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, यानी कि प्रीवियस में जो भी डिसीजंस लिए गए हैं इन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा, उन्हीं डिसीजंस के आधार पर ही आगे के जो मामले हैं उनकी सुनवाई भी की जाती है। उन्हीं को अभिलेख या साक्ष्य मानकर आगे आने वाले मामलों की भी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट करता है। इसी कारण से कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड या अभिलेख न्यायालय कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को। तो सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 129 के तहत हम अभिलेख न्यायालय कहते हैं, और हाई कोर्ट को जो है हम 215 आर्टिकल के तहत अभिलेख न्यायालय कहते हैं। तो दोनों आर्टिकल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेनली आप याद देखिएगा, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट को हम आर्टिकल 129 के तहत जो है क्या कहते हैं? सुप्रीम कोर्ट को हम आर्टिकल 129 के तहत कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड यानी कि अभिलेख न्यायालय कहते हैं। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। PIL क्या है? इसका पूरा नाम यहाँ पे आपसे पूछा गया। PIL क्या है? PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इसको कहा जाता है। ऑप्शन जो आपका ए वाला है ना, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तथा भारत में इसको शुरू करने का श्रेय किसको जाता है? तो भारत में जनहित याचिकाओं का जनक, फादर कहा जाता है
PN भगवती को। तो इनका नाम काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारत में PN भगवती को जो है जनहित याचिकाओं का जनक कहा जाता है। तो ये नाम आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है आपसे। ये हमारे देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के, तथा इन्हीं को जो है भारत की जनहित याचिकाओं का जनक कहा जाता है, PN भगवती को। तो इनके बारे में आप याद देखिएगा। PIL का मतलब होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तो इसका मतलब क्या होता है, PIL का मतलब क्या होता है, इसको हम जनहित याचिका के नाम से भी जानते हैं। शॉर्ट फॉर्म में इसको हम जनहित याचिका कहते हैं। इसमें होता क्या है, तो यह एक प्रकार की ऐसी याचिका होती है जिसके माध्यम से जो पीड़ित व्यक्ति है या कोई अन्य व्यक्ति या संस्था, इसमें पीड़ित व्यक्ति भी आ सकता है या कोई अन्य व्यक्ति आ सकता है या कोई संस्था भी आ सकती है। तो संस्था भी पीड़ित हो सकती है, व्यक्ति भी पीड़ित हो सकता है, किसी के साथ भी अन्याय हो सकता है। तो ऐसे पीड़ित व्यक्ति, कोई अन्य व्यक्ति या कोई संस्था जो पीड़ित हो, उसकी ओर से न्यायालय के समक्ष प्रश्न उठाता है, प्रश्न उठाने का काम करता है PIL जनहित याचिका। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। जिन लोगों को कानून के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती है, जो लोग कानून के ज़्यादा ज्ञाता नहीं होते हैं, जो असमर्थ होते हैं, उन्हीं के लिए जो है इस PIL याचिका को शुरू किया गया था, जनहित याचिका को शुरू किया गया था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपसे यह पूछा जा सकता है। तो यह जो आपकी जनहित याचिकाएं होती है ना, जो इनको जो है उच्च न्यायालय में भी पेश किया जा सकता है और उच्चतम न्यायालय में भी पेश किया जा सकता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा भारत में जनहित याचिका का जनक हम कहते हैं PN भगवती को। PN भगवती जो हैं ये हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, जनहित याचिका कहाँ पर प्रस्तुत की जा सकती है। तो ये जो है उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों में प्रस्तुत की जा सकती है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। इसके बारे में आप याद रखिएगा, दोनों जगहों पर यह पेश की जा सकती है। इसके बाद लोकहितवाद यानी कि जो मुकदमे होते हैं उनकी संकल्पना का उद्गम देश कौन सा है। लोकहितवाद यानी कि आप PIL की ही बात हो रही है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की बात हो रही है, जनहित याचिका की ही बात हो रही है। तो इस संकल्पना का जो उद्भव है अमेरिका से माना जाता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, अमेरिका से जो है इस संकल्पना का उद्भव हुआ है, यह माना जाता है। तो अमेरिका आपका राइट आंसर हो जाएगा, USA आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले कोई कि जनहित याचिका की शुरुआत किस देश में हुई थी, या लोकहितवाद मुकदमे की शुरुआत किस देश में हुई थी, या PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की शुरुआत किस देश में हुई थी, तो तीनों का ही एक ही मतलब होता है और तीनों का राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका से जो है इनकी शुरुआत हुई थी, PIL की या जनहित याचिका की या लोकहितवाद की। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। बाद में भारत में जनहित याचिका की शुरुआत करने का श्रेय जाता है हमारे जो पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के, PN भगवती को। इनके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत में न्यायिक सक्रियता किससे संबंधित है। भारत में न्यायिक सक्रियता जो आपकी है ये किससे संबंधित है, तो यह संबंधित है आपकी जनहित याचिकाओं से, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। जो न्यायिक सक्रियता का कॉन्सेप्ट है यह जनहित याचिकाओं से ही जुड़ा हुआ है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, जनहित याचिका से ही संबंधित है यह न्यायिक सक्रियता। किस कानून के अंतर्गत यह विहित किया गया है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की जो संपूर्ण कार्रवाई है वो अंग्रेजी में की जाएगी। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय की जो संपूर्ण कार्यवाही है वह अंग्रेजी में की जाएगी, या किस आर्टिकल के तहत किया गया है। तो आप याद रखिएगा आर्टिकल 348 भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 348 है, और इसमें यह बात कही गई है कि भारत में उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्रवाई अंग्रेजी भाषा में होगी। तो आर्टिकल 348 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में आपको याद रखना है, ऑप्शन आपका डी वाला जो दिया गया यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, आर्टिकल 348। तो दोस्तों इस तरह से जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकते थे आपके सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड, उनको यहाँ पे हमने कवर कर लिया है। आई होप यह सीरीज आपको पसंद आ रही होगी। टॉपिक वाइज जो हमने सीरीज शुरू की है सिलेबस के अकॉर्डिंग PET 2022 के लिए आपको पसंद आ रही होगी। इसमें अगला टॉपिक हाई कोर्ट का होगा, उसको हम जल्दी अपलोड करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।